मेटल। तो इसमें हम लोग कुछ पढ़े थे, जैसे रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, है ना ऑनलाइन वाले बच्चे? हाँ, एसिड भी पढ़ लिए थे। हाँ, तो आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या पॉइंट है, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ द सॉल्यूशंस ऑफ अदर सॉल्ट। ठीक, क्या टॉपिक है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ द सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट। जरा रेंज देख लिया जाए, बहुत दूर रेंज ले रहा है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स with the solution of other salt। ये सिंपल है, अदर सॉल्ट। इसमें आपको ये समझाया जा रहा है कि जैसे मान लिया मैंने जेडन लिया, जिंक, ओके, जिंक लिया और इसको CuSO4 का सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाया, ओके, जेडन, और इसको मैंने रिएक्ट करवाया CuSO4 के सॉल्यूशन, ओके। आपको ये आपको बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। अब एक चीज यहाँ देखना है जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें सिर्फ आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की जानकारी चाहिए, है ना? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में जो हायर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर जिंक CuSO4 में Cu को डिस्प्लेस किया। ये बात है, ओके ओके ओके। बोर्ड सबको दिख रहा है जी ऑनलाइन? हेलो? हाँ, और साइज भी ठीक लिख रहे हैं ताकि आपको दिख रहा हो, ये छोटा लिख रहे हैं? हाँ, तो अगर आप पुराना अगर टॉपिक चले जाइए जिसमें आपको ये पता करना होता था कि रिएक्शन इज गोइंग ऑन और नॉट, याद कीजिए पहला चैप्टर आपका था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें कुछ इन्फेरेंस होता था जिसके आधार पे आप ये बताते थे कि रिएक्शन हुआ या नहीं। वो क्या था, याद है? चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होता है कि CuSO4 शायद आपको मालूम होगा कि यदि पानी में मिलाया जाता है तो ब्लू कलर हो जाता है ना? ये लगता है सेकंड या फर्स्ट चैप्टर में है, इस पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करके टॉपिक है, उसमें ये बताया जाता है कि फिर उसको यदि हीट कर दीजिएगा। नहीं, एक कॉपर सल्फेट पे भी है, देख लेना। FeSO4 का तो आपको ग्रीन कलर होता है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और कॉपर सल्फेट का ब्लू होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट में अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो ब्लूइश कलर होता है, तो यहाँ ये ब्लूइश कलर होगा। लेकिन जैसे ही मैं Zn डालूंगा थोड़ी देर के बाद मैं देखूंगा कि वो ब्लू कलर फेड करने लगेगा। ठीक है, ये ब्लूइश कलर का फेड होना इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन इज गोइंग ऑन।
ओके, तो ये हमारा एक टॉपिक रहा। और फेरस सल्फेट से भी दिखाया जा सकता है कि अगर मैं Fe को रिएक्ट किया CuSO4 के साथ, तो ये भी वही चीज FeSO4 प्लस Cu। ओके, क्या हो जाएगा? ब्लू कलर से क्या आ जाएगा? ग्रीन। ठीक, नेक्स्ट हो गया इतना हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नाउ वी विल स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ओके, अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के बच्चे सुन लीजिए कि सैंपल पेपर मार्केट में आ चुका है ना। और यदि आपको प्रैक्टिस करने का मन है तो आप बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। और कल से हाँ, तो एक चीज सुनो, तो कल हो सकेगा तो हम एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर राउंड चलाएंगे, ठीक है। तो आप लोग भी ऑनलाइन में रहिएगा, और जो आज ऑनलाइन है वो कल ऑफलाइन में आ जाइएगा। चैप्टर फर्स्ट रखते हैं, हाँ, केमिस्ट्री है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। राइटिंग अच्छी है, अब तुम्हारी कैसी है देखना पड़ेगा। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये बहुत फेमस हो चुका है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन कि मेटल के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। और उसके बाद उसके नेचर की बात होती है तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जैसे एग्जाम्पल, कार्बन यानी कोयला तो जलाए ऑक्सीजन में तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड को यदि मैंने पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना मेरे बच्चे? निमेश कुमार, क्या बना? कार्बोनिक एसिड। वेरी गुड धीरज, H2CO3, ओके। उसी तरह से यदि मैं सल्फर को रिएक्ट करवाऊं ऑक्सीजन से, सल्फर का जानते हो कि वो एग्जिस्ट कितने, मतलब जैसे बताए थे ना कि नॉन मेटल, अगर गैसियस नॉन मेटल हो तो वो डायटोमिक के रूप में एग्जिस्ट करता है। सल्फर एक, वेरी गुड, बच्चा सब तेज हो गया है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाए, क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। सल्फर डाइऑक्साइड बना, और इस सल्फर डाइऑक्साइड को यदि मैं रिएक्ट करवाता हूं किससे? वाटर से, तो ये बनाता है, बोलो बोलो ऑनलाइन, क्या बनाएगा? ऑफलाइन, सल्फ्यूरस की सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस का फॉर्मूला H2SO3, वेरी गुड, वाह, ठीक, ये सल्फ्यूरस है, H2SO4।
8 नहीं लिखे? नहीं, बैलेंस कर दो उसको। बैलेंस कर दो, हो जाएगा ठीक। फास्फोरस का ही जैसे अगर देखें हम, फास्फोरस P4 होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाइए तो ये बनाता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, यानी P4O10। ठीक है, कैसे बनेगा बताते हैं। यहाँ गलत लिख दिया, P2O5 होगा। इस सिंपलेस्ट रेशियो ले लेंगे 2:5 हो गया है? हो गया ना, अब तो सही नाम हो गया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और उसको रिएक्शन अगर कराओगे वाटर से तो ये बना देगा फास्फोरिक एसिड। चलो हो गया बहुत। जितना एनसीईआरटी बुक में रिएक्शन दिया है बस उतना याद करें, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की, ओनली एनसीईआरटी। बस एनसीईआरटी में जितना रिएक्शन दिया हुआ है उससे रिलेटेड आपको यदि क्वेश्चन मिल रहा है ट्विस्ट कर कर तो वो बेटर है, लेकिन अगर कोई अलग रिएक्शन पूछ के क्वेश्चन दे रहा है तो बेकार है, वो नहीं आएगा। हाँ वो तो ठीक। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार जरूर रीडिंग दे दिया करो एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी गागर में सागर। ठीक है, हाँ। अब आइए रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन में क्या बनाता है? तो अगर मैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं, ठीक है, ये उस दिन लगता है हो गया है क्या ये नहीं। तो अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड या कॉन्क नाइट्रिक एसिड लेता हूं तो नॉन मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे पहले तो ऑक्सीजन दिए थे तो ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ पर क्या है कि अगर एसिड भी डालेंगे तो भी वो ऑक्सीडाइज, मतलब जैसे S+O2 गिव्स SO2, वैसा ही कुछ एसिड के साथ भी होगा। जैसे अगर मैंने सल्फर के साथ H2SO4 को रिएक्ट करवाया तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये चीज, यानी अगर रिएक्शन विद नॉन मेटल का फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ, है ना, तो वो क्या बनाया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाया। सेकेंड बात ये हुई कि दे आर एसिडिक इन नेचर, और यहाँ फिर बात आ रहा है कि अगर एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल गेट ऑक्सीडाइज। बस अंतर ये है कि सिर्फ ऑक्सीजन था तो ऑक्सीडाइज हुआ था, प्रोडक्ट में कुछ और कहाँ आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर है ना, हाइड्रोजन भी तो है ना, ये भी तो कुछ भूमिका निभाएगा ना, है ना, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट वाटर भी आ रहा है। फिर उसी तरह से अगर मैं HNO3 के साथ रिएक्ट करता हूँ, दिया हुआ है उसमें एनसीईआरटी में, HNO3 के साथ एनसीईआरटी, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन दिया है, क्या प्रोडक्ट है देखो तो, यहाँ भी आप देखिए प्रोडक्ट बोलो, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होने पे क्या है प्रोडक्ट, किसके साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ किसको रिएक्ट करवाया गया,
अच्छा, नाइट्रिक एसिड को नाइट्रोजन के साथ, तो प्रोडक्ट क्या शो कर रहा है? N2O, तीनों है। हाँ, NO2, N2O, NO2। देखें, जरा ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन वाले बच्चे, एनसीईआरटी का पेज नंबर आप देखें 44। ठीक, नहीं ये टॉपिक ऐसे बोला गया, लेकिन ये आपको इसके साथ है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज। ठीक, तो नाइट्रोजन यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? नाइट्रोजन नॉन मेटल ना हुआ, नॉन मेटल की बात ना करना है, तो हो चुका ये बात पहले। मेटल के साथ तो बात हो ही चुकी है, हम नॉन मेटल के साथ बात कर रहे हैं। तो देखो, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देखो, S plus HNO3 gives H2SO4 plus SO2, ओके। SO2 नहीं है यहाँ पर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 अब प्लस H2O, देखो तो दिया हुआ है। नॉन मेटल का देखो तो, नहीं तो इसको छोड़ देंगे टॉपिक को, रिएक्शन नहीं दिया है। हाँ, तो इसीलिए देखो, एक मिनट बता देता हूं मैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन, तो ठीक है, जनरल है बात कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा, है ना। और स्टीम फॉर्म में अगर रहेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। अब उसी में मेटल रिएक्ट विथ एसिड की बात है, तो पेज नंबर 44 में एक आप एक्सेप्शनल चीज देख लीजिए, दैट इज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है, और एक खाली बताया है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, तो वो मैं समझा देता हूँ। नहीं, ये नहीं पढ़ना है, इसीलिए एनसीईआरटी अभी देखो प्रूव हो गया कि सिर्फ साइड बुक नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत सारा रिएक्शन ऐसा जा रहा है कि उसके लिए आपको बहुत सारा प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा। ये तो दिनेश सर, एशन में भी नहीं होगा। हाँ, ये थोड़ा सा ज्यादा देता है, एशन ठीक है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो है, सिर्फ ह्यूमन आई और डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं रहेगा। चलो, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट को चेक कर लिया जाए। जैसे सोडियम और क्लोरीन, ठीक, सोडियम क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, मेटल, मेटल है ना, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट कर देगा, डोनेट कर देगा। तो जब डोनेट करेगा तो ये आयोनाइज हो जाएगा, Na+, E- जो निकला उस, ठीक है। और क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी 287, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो ये ले लेगा, ठीक। इसलिए ये बन जाएगा Cl-, और ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा और बन गया NaCl। यहां आपको इसलिए बताया ये कि आप मेटल नॉन मेटल में एक्चुअल में आयनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, यानी इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बना
दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड, या आप दूसरा नाम कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है शो करने का। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि Na आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रखे हुए है, Cl इसमें आप 7 क्रॉस करके दिखा दीजिए, ठीक, और ये इसमें चला जाएगा, है ना। तो ये आपको दिखा दिया गया ऐसे, Na प्लस और Cl में सारा 8 आ गया, इसलिए इसमें निगेटिव हो गया। तो ये दोनों जो बॉन्ड बनाया, दिस इज क्या? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ऐसा ही आपको ये पेज नंबर 48 में मैं बता रहा हूं, मैग्नीशियम के लिए शो किया गया है। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल नहीं पढ़ना है। इवन आप साइड बुक में ये याद देखिएगा, हो सकता है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड भी पढ़ा दिया होगा। और ये बात तो उस दिन भी हम बोले थे कि कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन कंपाउंड में पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर का नाम देखो ना, मेटल नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल मिलके क्या बनाएगा? आयनिक बॉन्ड। इसलिए आयनिक पढ़ना है मेटल नॉन मेटल में। और कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन नॉन मेटल है, और वो यदि किसी और नॉन मेटल से कंबाइन करता है तो कोवैलेंट बना। ठीक, तो चैप्टर ऐसे बहुत फैलते चल जाता, खत्म होता ही नहीं। थैंक यू टू एनसीईआरटी कि अब दिख रहा है कि खत्म हो रहा है। ठीक है, हाँ। अब देखो, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑकरेंस ऑफ मेटल। इसमें एक प्रोसेस जाना जाता है दैट इज मेटलर्जी। मालूम है ऑनलाइन में किसी को मेटलर्जी? हेलो, हाँ, क्या है मेटलर्जी बताओ तो। देखो मैं समझाता हूं। हाँ, to obtain metal, the process which are involved to obtain metal from their ore is known as metallurgical process. ओके, यहां पर वही चीज आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ही बताया गया है कि जो मेटल रिएक्टिव होते हैं वो आपको कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अब एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम फ्री नहीं पाया जाएगा कि एल्युमिनियम है क्या, वो ऑक्सीजन से कंबाइन होके मिलेगा। जैसे उसको कहते हैं बक्साइट। ठीक, बक्साइट आयरन का हेमाटाइट हुआ। लेकिन गोल्ड जैसे, गोल्ड लेस रिएक्टिव है, तो वो क्या होता है, आराम से आपको मिल जाता है फ्री स्टेट में, है ना। लेकिन जो भी रिएक्टिव है या मॉडरेट रिएक्टिव है, वो ज्यादातर क्या होगा, कंपाउंड के रूप में। तो उस कंपाउंड से वो खास मेटल को पाने का जितना भी तरीका है, उसको ओवरऑल हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मेटलर्जी। जैसे पहला यहाँ पर आपका बात आता है जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल शो किया है, तो मैं आपको थोड़ा अलग करके बताना चाहूंगा कि पहले तो आप ओर ढूंढिए। ओर, एक होता है मिनरल, एक होता है ओर। ठीक, दोनों में अंतर क्या है? मिनरल हो गया विच आर माइंड फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, लेकिन ओर हुआ कि फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। ठीक है, यानी बड़ा सुविधा से आप निकाल लें उस खास मेटल को, तब वो ओर कहलाएगा। अब ऐसा हुआ कि हमको मिल गया कोई चीज कंबाइंड स्टेट में,
और उससे मेटल निकाल रहे हैं, उसमें इतना खर्च पड़ रहा है तो बहुत महंगा हो जाएगा, है ना, लॉस हो जाएगा। मैं आपको एक अलग हट के और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट हो, तो कोई भी और आप जब लेते हैं, जैसे मान लिया मैं बक्साइट और ही ले रहा हूँ, बक्साइट, ठीक, तो पहले इसका साफ सफाई करना है। साफ सफाई मीन्स कि जब आप अर्थ सरफेस से या माइनिंग के द्वारा निकाले, बहुत तरह का गंदगी हो सकता है ना, तो उसके लिए क्या होता है, सफाई के लिए जो स्टेप है उसको हम लोग नाम दिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर मीन्स क्या हुआ कि जो ओर है उसका परसेंटेज बढ़ जाए। जैसे मान लिया कि मैं 1 kg ओर कहीं से उठाया और बाय चांस उसमें 500 ग्राम इम्प्योरिटीज ही है, अगर मैं यहाँ पूछूंगा आपसे कि कितना परसेंट ओर है इसमें, तो आपका जवाब होगा 50%। 50%। लेकिन यदि मैं साफ सफाई कर दूं और ये 500 ग्राम इम्प्योरिटी हटा दूं, तो अब मेरे पास 500 ग्राम और रहा, और आपसे पूछेंगे कि अब उसका कंसंट्रेशन क्या है, 100%। ये है कंसंट्रेशन का मीनिंग, ठीक, कि वो, हाँ, तो पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है। उसके लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है, यानी अगर ऐसा इम्प्योरिटी है जिसमें कि वो वाटर सॉल्युबल है और जो ओर है वो वाटर इनसॉल्युबल है, तो अगर हम पानी की तेज धार उसमें डालेंगे तो इम्प्योरिटीज अगर वाटर सॉल्युबल है तो वो बह जाएगा। मतलब जो भी आप प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा कंसंट्रेशन के लिए, उसमें ये जरूर होना चाहिए कि कोई एक खास प्रॉपर्टी हो जो इम्प्योरिटीज और मेन एलिमेंट का डिफरेंस। मैग्नेटिक सेपरेशन भी होता है, केमिकल सेपरेशन भी होता है, एक क्रॉस फ्लोटेशन, केमिकल वाला जो होता है उसको क्रॉस फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। हाँ, पोएट में था, हाँ, वो बच्चे इलेक्ट्रोलाइटिक जो है ना वो रिफाइनिंग वाले में आता है, ठीक है। तो गुड बाय।